प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा मासिक परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें से आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विषय भूगोल के आंसर को जानेंगे। आपके स्कूल में एग्ज़ाम होना है या एग्ज़ाम हो चुका होगा, फिर भी आप इससे आंसर अपना मिला सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। समान निर्देश यह है कि 1 से 10 तक बहुविकल्पिक प्रश्न है, 1 अंक का, 11 से 14 2 अंक का, 15 से 18 क्वेश्चन 3 अंक का और 19 से 20 5 अंक का है। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो 32 डिग्री से 30 मिनट पूर्व। तीसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां। चौथा है, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है? तो 3,214 किलोमीटर। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ क्या था? तो टेथिस सागर था। प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। 7वां है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा। भारत में स्थित हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। 9वां है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। 10वां है, आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग क्या कहलाता है? तो कोरोमंडल तट। 11 है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत से बड़े 6 देशों के नाम बताएं। तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। इससे बड़े 6 अन्य देश हैं, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत की लंबी तट रेखा के किन्हीं 2 लाभ को लिखें। तो पहला है, भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूहों सहित 7,516.6 किलोमीटर है। देश की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में लंबी तट रेखा समुद्री यातायात और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायक है। दूसरा है, लंबी तट रेखा जहां एक ओर सस्ता जल यातायात प्रदान करती है, वहीं यह समुद्री संसाधन प्रदान करने और स्थानीय जलवायु की दृष्टि से भी लाभप्रद होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, खादर भूमि से आपका क्या तात्पर्य है? तो बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों को खादर कहते हैं। यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। अथवा क्वेश्चन में है, अथवा ये भी बना सकते हैं, भांगर भूमि से आप क्या समझते हैं? तो पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को भांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं होता है? तो आंसर है, भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाली नदियों की ढाल काफ़ी तीव्र है, इसलिए ये नदियाँ अपने मुहाने पर अनेक भागों में न बहकर एक भाग में बहती है, अर्थात ये नदियाँ डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख बनाती, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भाबर तथा तराई क्षेत्र में क्या अंतर है? तो भाबर है उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर कंकड़ बजरी आदि के जमाव से बना है। दूसरा पॉइंट है, इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर है। तीसरा, इस भूभाग में छोटी नदियां पत्थर कंकड़ बंजरी के ढेरे के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है। अगला पॉइंट है, यह क्षेत्र किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। दूसरा है तराई। तराई का है, यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदलीय क्षेत्र है, जहाँ तथा बारीक कंकड़ पत्थर रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ अदृश्य हो जाती है, वे तराई क्षेत्र के धरातल में पुनः दृश्यमय हो जाती है। वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम के
अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है। अगला पॉइंट है, इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है एवं कृषि के लिए विशेषकर गन्ना, चावल एवं गेहूं हेतु अधिक उपयुक्त है। 16 नंबर क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखें। तो पृथ्वी पर मौजूद ऐसा भूभाग जो किसी महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्राकृतिक रूप से उससे अलग प्रतीत होता है, उपमहाद्वीप कहलाता है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्राकृतिक रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा एशिया से अलग किया गया है। उपमहाद्वीप आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीपों को संदर्भित करता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। इसमें कभी कभी अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर क्यों है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से 7 पूर्व से लेकर 97.25 पूर्व तक है। भारत में देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री पूर्व तक है, अर्थात अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। सूरज की किरणें एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगाती है, अर्थात 30 डिग्री के देशांतर को पार करने में कुल 30 × 4 बराबर 120 मिनट बराबर 2 घंटे का समय लगाता है। पृथ्वी पश्चिमी से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए उत्तरांचल प्रदेश में सूर्य पहले दिखता है, जबकि गुजरात में सूर्य 2 घंटे बाद दिखता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की घड़ी एक ही समय दर्शाती है, क्योंकि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामयोत्तर माना गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा किन किन देशों के साथ लगती है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। इसमें 92 जिले और 17 राज्य शामिल है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के भू आकृति खंडों को मानचित्र की सहायता से दर्शाएं। तो भारतीय उपमहाद्वीप उच्चावचन के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थलाकृतियों का अनोखा सम्मिश्रण है। ये सभी उच्चावचन भिन्न भिन्न समयांतरों पर हुए भूगर्भित हलचलों व बाह्य कारकों का सम्मिलित परिणाम है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना और इसके क्रियाशील भू आकृति प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों तथा प्लेटों के क्षैतिज संरक्षण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, पहला जो है वो है उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमाचल। दूसरा जो है हरा वाला वो है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तीसरा जो आप देख रहे हैं, तीसरा यहाँ पर ये आपका है भारतीय मरुस्थल। चौथा है आपका ये वाला प्रायद्वीपीय पठार, और 5वां है यहाँ से ये वाला, ये सब भाग ये आपका तटीय मैदान, और 6ठा है आपका भारत के द्वीप समूह। ये जो 6ठा आप देख रहे हैं ये भारत के द्वीप समूह है। भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं जो प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदानी किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी रचना टर्शियरी काल के अल्पाइन भू संचलन के कारण हुई। पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है, जो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर तक, पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना है। पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियां पूर्वी हिमालय में ही विद्यमान हैं। इसके साथ ही हिमालय की श्रेणियां भारत की ओर
उत्तल तथा तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित टेथिस सागर के अवसादों में वलयन पड़ने के कारण हुई। उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय तथा आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय और उत्तरी पूर्वी हिमालय। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया जा सकता है। प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सिडनी बुराड ने दी थी। पंजाब हिमालय सिंधु सतलुज नदी के बीच लंबाई 560 किलोमीटर, कश्मीरी हिमालय हिमाचल हिमालय माइनस काराकोरम लद्दाख, पीर पंजर, जास्कर व धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ हैं। कुमाऊँ हिमालय सतलुज काली नदी के बीच लंबाई 320 किलोमीटर, भागीरथी व यमुना का उद्गम स्रोत नंदा देवी चोटी इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल हिमालय काली तीस्ता नदी के बीच लंबाई 800 किलोमीटर, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियाँ। असम हिमालय तीस्ता दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच लंबाई 750 किलोमीटर, कुला कांगड़ी नामचा बारवा नागा पहाड़ी का क्षेत्र। 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रायद्वीप पठार में की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखें। तो प्रायद्वीप, संस्कृत प्रायद्वीप, प्राय मतलब होता है लगभग और द्वीप मतलब होता है द्वीप। तो प्रायद्वीप भूमि के वे भाग होते हैं जिनके 3 तरफ जल तथा एक ओर स्थल होती है। विशेषता, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। दूसरा, यह गोंडवाना भूमि के टुकड़े एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। तीसरा पॉइंट है, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। चौथा है, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। 8वां में क्वेश्चन है, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है इसका, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्व एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे निम्न प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। पहला, भारत का विश्व के देशों के साथ युगों पुराना संबंध है, परंतु समुद्री मार्गों की अपेक्षा स्थलीय मार्गों से उसके संबंध अधिक पुराने हैं। दूसरा, इन मार्गों से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सकी। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। तीसरा है, उत्तर में पर्वतीय दर्रे विदेशियों और प्राचीन यात्रियों को मार्ग प्रदान कर रहे थे। भारत की उपजाऊ घाटी ने बहुत से विदेशियों और विजेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। चौथा है, मध्यकाल में आने वाले मंगोलों, तुर्कों, अरबों और फारसियों ने भारत में स्थापत्य कला को समृद्ध किया तथा यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुलबंदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। तो बच्चों, सारा प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बता दिए हैं। अच्छा से परीक्षा लिखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय